हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी के पार्ट बी के चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो की कंप्लीट रिवीजन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे इस वीडियो में हम इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ जितने फॉर्मूले बन सकते हैं इस चैप्टर से उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी भी होने वाला है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कंटेंटफुल भी होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग तक देखना। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रेशियो होता क्या है। रेशियो क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा टर्म है। देखो, मान के चलो हमने किसी कंपनी को स्टार्ट करा। कंपनी में हमारे एसेट्स की टोटल वैल्यू है 4000 रुपीज़ एंड एसेट्स की वैल्यू 4000 है और लाइबिलिटी की वैल्यू है 2000। तो यहाँ पे इसके रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम इसे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो होगा 2/1 का, यानी कि जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी का जो रेशियो है वो हो गया 2:1। तो रेशियो क्या हुआ? रेशियो इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंट्स फिगर, यानी कि दो अकाउंट्स फिगर के बीच हमने देखा एसेट्स और लाइबिलिटी ये दो फिगर थे और इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 4000 और 2000 के बीच एक रिलेशनशिप को स्थापित करने के लिए, यानी कि 2:1 की रेशियो में स्थापित करने में हम रेशियो का यूज करते हैं, हम रेशियो करते हैं। और ये जो रेशियो होता है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हम ये भी कह सकते हैं कि जो लाइबिलिटी है वो एसेट्स का 50% है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, तो हमने दिखा दिया 2:1 की रेशियो में। इसके अलावा टाइम, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एसेट है वो लाइबिलिटी के 2 के मल्टीपल में, यानी कि 2 टाइम्स ज़्यादा है। फ्रैक्शन भी दिखा सकते हैं। हम कह सकते हैं हमारा जो लाइबिलिटी और जो हमारा एसेट्स है इन दोनों का अगर हम रेशियो दिखा दिए हैं कि 2:1 है तो हम फ्रैक्शन भी कर सकते हैं कि 2/1 है। तो इस तरीके से रेशियो क्या होता है ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम ये देखने वाले हैं कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारा एसेट था और जो लाइबिलिटी था इसका रेशियो 2:1 में था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये इसकी एसेट्स दुगुनी है लाइबिलिटी के मुकाबले, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी कंपनी है ये अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल के साथ बढ़ रही है। तो ये तो छोटा सा मैंने आपको बता दिया कि एसेट्स इतनी थी और लाइबिलिटी इतनी थी। अब रेशियो एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जितने भी हम लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं और इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। वो क्या होते हैं, उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, रेशियो एनालिसिस में जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनकी रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं, उनसे हम रेशियो को कैलकुलेट करते हैं और रेशियो को कैलकुलेट करने के बाद हमें ये पता चल पाता है कि वो जो हमारी कंपनी है उस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और क्या पोजीशन है उसका मार्केट में, वो प्रॉफिट अर्न करने में सक्षम है या नहीं है, क्रेडिटर्स को पैसे पे करने में सक्षम है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम रेशियो एनालिसिस से कर पाते हैं। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस क्लियर हो गया। रेशियो एनालिसिस रेफर्स टू कैलकुलेशन एंड यूज ऑफ डिफरेंट रेशियोज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर डिफरेंट पर्पस। इट इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है एंड टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, इसके अलावा एक्टिविटी रेशियो, इन सभी में हम अलग अलग चीज़ों को कवर करेंगे, इन सभी में हम अलग अलग कंपोनेंट्स को देखेंगे। इसलिए इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो एज टू हैव मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द इंटरप्राइज, ताकि एक इंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सके, हम एनालाइज कर सके। इसलिए हम रेशियो एनालिसिस को करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मीन्ड बाय अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है? देखो, जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया था एसेट्स का और लाइबिलिटी का 2:1 की रेशियो में, तो इसे ही हम कहते हैं अकाउंटिंग रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इनमें हम किन किन चीज़ों को कंसिडर करेंगे, ये सारी चीज़ें जो होती है, लिक्विडिटी रेशियो हो गया, सॉल्वेंसी रेशियो हो गया, ये सारे अकाउंटिंग रेशियो ही है। अकाउंटिंग रेशियो और फाइनेंशियल रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली showing a meaningful relationship with each other. In open words, when the ratios are based on financial statement, they are called financial ratio और accounting ratio। वैसे रेशियो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से हम प्रिपेयर करते हैं, हमने अपने कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे उनकी मदद से हमने जिस रेशियो को निकाला है, जिस रेशियो को कैलकुलेट किया, वो कहलाते हैं अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि रेशियो एनालिसिस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कह लो, एडवांटेज कह लो या यूजेज कह लो, ये तीनों सेम ही होते हैं। ठीक है, देखने वाले रेशियो एनालिसिस के इंपॉर्टेंस को देखो। रेशियो एनालिसिस की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि रेशियो एनालिसिस से हम बहुत ही अच्छे तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस कर सकते हैं। और इस तरीके से कर सकते हैं हम एनालिसिस, इस तरीके से कर सकते हैं जैसे हम यूज़ करते हैं लिक्विडिटी रेशियो को। तो हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारी कंपनी है वो अपने शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स को पैसे पे कर सकती है या नहीं कर सकती है। हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो को इसके लिए, और इसके अलावा हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को यूज़ करते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है।
तो इन सभी को जो हम कैलकुलेट करते हैं, इससे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। किससे? रेशियो एनालिसिस से। ठीक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर सेकेंड है हेल्पफुल इन सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग डाटा। तो रेशियो में हम दो टर्म्स को लेते हैं, हम दो वर्ड को यूज करते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ को भी रेशियो को निकालना है तो वहाँ पे हम दो चीज़ों को लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एसेट्स का और लायबिलिटी का, तो इससे जो हमारा अकाउंटिंग डाटा होता है वो बहुत ही ईजिली सिंप्लीफाई हो जाता है। अगर हम देखें तो हम प्रॉफिट और सेल्स के रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड के रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा अकाउंटिंग डेटा होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर थर्ड है हेल्पफुल टू जज ऑपरेटिंग इफिशियंसी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रेशियो एनालिसिस होता है, इससे हम ऑपरेटिंग इफिशियंसी को, यानी कि कंपनी किस तरीके से कार्य कर पा रही है, सही तरीके से कार्य कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, सिस्टमेटिक मैनर में चल रही है या नहीं चल रही है, इन सभी के बारे में हमें अच्छे से पता चल जाता है। और किस तरीके से पता चलता है? क्योंकि यहाँ पे हम लिक्विडिटी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, मतलब इतने सारे रेशियो को जो कैलकुलेट करते हैं उससे हमें इसकी फाइनेंशियल पोजीशन, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन, स्ट्रेंथ, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चल जाता है। ठीक है। इसलिए हमें एक कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का पता फिर रेशियो एनालिसिस से अच्छे तरीके से चल पाता है। पॉइंट नंबर 4 है हेल्पफुल इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। तो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो इसके मैनेजर्स होते हैं, ये सभी जब अकाउंटिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, इसे जब एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे ये देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे और मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे हमें और काम करने की ज़रूरत है। और इससे प्लानिंग को फैसिलिटेट करता है और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग को भी रेशियो एनालिसिस फैसिलिटेट करता है। और जिसके कारण एक कंपनी जो है वो जल्द से जल्द अपनी कमियों को, अपनी खामियों को दूर करने का प्रयास करती है रेशियो एनालिसिस के थ्रू। ठीक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 है हेल्पफुल इन लोकेटिंग वीक पॉइंट्स ऑफ द फर्म। तो एक फर्म के जितने भी वीक पॉइंट्स होते हैं जो हमें रेशियो की मदद से पता चलते हैं, उन सभी को जो कंपनी होती है वो दूर करने का प्रयास करती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस होते हैं एक रेशियो एनालिसिस के, जिसकी मदद से कंपनी अपने परफॉर्मेंस को और अच्छे करने के लिए कार्य करती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है ब्राइफली एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो देखो सिंपल सी बात है, जो लिमिटेशन, जो सीमाएं हमने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पढ़ी थी, सेम वही लिमिटेशन होती है रेशियो एनालिसिस की भी, क्योंकि वो तो हमने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा था और रेशियो एनालिसिस भी उसी का ही एक पार्ट है। तो जो लिमिटेशन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थी, सेम वही लिमिटेशन रेशियो एनालिसिस की भी होती है। पहली लिमिटेशन ये है कि रेशियो में भी मिसलीडिंग व्हेन बेस्ड अपॉन इनकरेक्ट डेटा प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलत डेटा दिया रहेगा, गलत इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, तो उस केस में हम जो रेशियो एनालिसिस करेंगे वो भी गलत करेंगे, क्योंकि गलत डेटा के बेस पे ही हमारा जो रेशियो एनालिसिस हुआ है वो किया गया। इस कारण ये जो रेशियो एनालिसिस है इसकी एक्यूरेसी पर इफेक्ट पड़ेगा और ये मिसलीड कर सकता है, हमें मिसगाइड कर सकता है। ठीक है। ये पहला लिमिटेशन हो गया, पहला सीमा हो गया। सेकेंड लिमिटेशन है रेशियो आर अनरिलायबल इफ़ डिफरेंट फर्म फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो देखो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में इंटर फर्म क्या होता है, इंट्रा फर्म क्या होता है। इंटर फर्म का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंपनियों के बीच के कंपैरिजन को कर रहे हैं, और इंट्रा फर्म का मतलब ये हुआ कि हम एक कंपनी के ही जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं हम उन सभी को देख रहे हैं, उन सभी की कंपैरिजन को कर रहे हैं। मतलब एक फर्म की अगर कंपैरिजन को हम कर रहे हैं तो वो कहलाता है इंट्रा फर्म, और इंटर फर्म हम उसे कहते हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा कंपनियों के अकाउंट्स को कंपेयर करें। ठीक है। तो यहाँ पे रेशियोज आर अनरिलायबल इफ़ डिफरेंट फर्म फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर अलग अलग फर्म अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो उसकी इसमें जो हमारा इंटर फर्म कंपेरिजन होगा वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर स्टॉक को अलग से वैल्यू करते हैं वो लोग स्टॉक की वैल्यूएशन अलग तरीके से करते हैं। इसके अलावा अगर डिप्रेसिएशन की कैलकुलेशन अलग तरीके से करते हैं तो उसका प्रभाव हमें अकाउंटिंग रेशियो में देखने को मिलेगा, हमें रेशियो एनालिसिस में देखने को मिलेगा। ठीक है। इसलिए जो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी को यूज करते हैं अलग अलग फर्म, इस कारण अकाउंटिंग रेशियो की जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर थर्ड है अकाउंटिंग रेशियो इग्नोर क्वालिटेटिव और नॉन मॉनिटरी फैक्टर। तो देखो ये तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की भी लिमिटेशंस को देखा था कि वो जो है वो भी क्वालिटेटिव पे फोकस नहीं करता, क्वांटिटी पे फोकस करता है, न्यूमरिक वैल्यू पर फोकस करता है। ठीक है। तो सेम वही लिमिटेशन रेशियो एनालिसिस। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 है रेशियो एनालिसिस इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। तो देखो जो हम अकाउंटिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट किस बेसिस पे करते हैं, हम वही बेसिस पे करते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट दिया रहता है, और वो जो कॉस्ट दिया रहता है वो हिस्ट्रिकल बेसिस पे होता है, यानी कि पहले से जो उसका अमाउंट रिकॉर्डेड था उसी के अकॉर्डिंग हम
रेशियो एनालिसिस को करते हैं, और इस रीजन से जो हमारा रेशियो एनालिसिस होता है वो बढ़ती महंगाई को इंडिकेट नहीं कर पाता, वो प्राइस लेवल चेंजेस को इंडिकेट नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए पॉइंट नंबर 4 है रेशियो एनालिसिस इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। अब पॉइंट नंबर 5 है रेशियो में भी मैनिपुलेटेड ड्यू टू विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया। अगर किसी कंपनी के जो मैनेजर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, जानबूझकर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखाएंगे, प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाएंगे। इससे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे और वो उन पर पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो इस रीजन से वो जानबूझकर विंडो ड्रेसिंग करते हैं अपने अकाउंट पे, यानी कि जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। और अगर उन्होंने अपने रेशियो में, मतलब उन्होंने अपने जो डेटा को शो करा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करा, उसमें विंडो ड्रेसिंग करी है, और क्योंकि हम रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर ही करते हैं तो हमारा जो रेशियो एनालिसिस होगा वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 है रेशियोज आर द मीन्स एंड नॉट द एंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हमको डिसीजन लेना है, ज़रूरी नहीं है कि जो भी रेशियो में निकल कर आया सेम एक्यूरेट वही डेटा लेकर हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हम कंपनी के कॉम्पिटिटर को भी देख लेंगे, साथ ही साथ जो इंटरनल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, हर एक चीज़ की अवेबिलिटी, सब चीज़ों को देख कर ही हम अपने डिसीजन को लेंगे। हमें अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करना, ऐसा नहीं करना बस जो अकाउंटिंग रेशियो में निकल कर आ गया सेम वही डिसीजन ले ले। अगर ऐसा होता तो बाकी के जो मैनेजर्स होते हैं वो बस यही काम करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर 8 है लैक ऑफ लायबिलिटी टू रिजॉल्व प्रॉब्लम। तो जो रेशियो एनालिसिस होता है वो हमें क्या करता है, ये तो बता देता है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन किस तरीके से उसे सॉल्व किया जाए ये हमें रेशियो एनालिसिस नहीं बताता। सॉल्व आपको खुद से ही करना पड़ता है, सॉल्यूशन आपको खुद से निकालना पड़ता है। दैट इज टू इंडिकेट द प्रॉब्लम बट नॉट टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। यानी कि जो रेशियो एनालिसिस होता है वो प्रॉब्लम इंडिकेट कर देता है, लेकिन उसे सॉल्व किस तरीके से किया जाए, उसका सॉल्यूशन क्या है, ये हमें रेशियो एनालिसिस नहीं बताता। तो एग्जाम में आप 5 से 6 पॉइंट आंसर कर देना, ये मोर देन इनफ है। अगर आपको किसी और पॉइंट को भूल रहे हो तो इस रीजन से यहाँ पे टोटल 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 10 में से किसी भी 5 से 6 पॉइंट को एग्जाम में आंसर कर देना। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 9 है लैक ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेशियो। इसके अलावा पॉइंट नंबर 10 है रेशियो बेस्ड ऑन अनरिलेटेड फिगर। ठीक है, तो इनमें से जो कुछ आपको अच्छे से समझ में आ चुका है आप उसे आंसर कर देना एग्जाम में, आपके फुल मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, 6 पॉइंट में आपको लॉन्ग क्वेश्चन को आंसर करना है। और देखो, अगर आप इस फाइल की PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस फाइल के लिंक को मैंने शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा कमेंट सेक्शन भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने इस PDF के लिंक को शेयर कर दिया। लिंक पर क्लिक करना, क्लिक करते ही आपको एक पासवर्ड को टाइप करना है। फाइल का पासवर्ड है ABHISHEK, यानी कि अभिषेक आप टाइप करोगे वो जो फाइल होगा ओपन हो जाएगा। आपको टाइप करना है ABHISHEK। ठीक है, जब आप एक बार उस फाइल को डाउनलोड कर लोगे तो आप लोग एक बार मैसेज कमेंट कर देना। ठीक है, आप मैसेज कर देना, आप कमेंट कर देना कि मैंने उस फाइल को डाउनलोड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेशियोज। और या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि स्टेट द वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। तो देखो, अकाउंटिंग रेशियो कितने हो सकते हैं, किस तरीके के होते हैं, अब हम उन्हें देखने वाले। सबसे पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हम करेंट रेशियो और क्विक रेशियो इन दोनों का यूज करते हैं। इसके अलावा इसे हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी जो कंपनी है उसका लिक्विडिटी पोजीशन कैसा है, वो अपने शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स को, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को किस तरीके से पे कर सकती है या नहीं कर सकती है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि रेशियोज विच आर कैलकुलेटेड टू जज द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस और द कमिटमेंट एज एंड व्हेन ड्यू आर नोन एज लिक्विडिटी रेशियो और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो इसे लिक्विडिटी रेशियो और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, ये जनरली हम इसलिए करते हैं ताकि हमें शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, यानी कि जो कम टाइम के लिए जो हम क्रेडिटर्स होते हैं उन्हें किस तरीके से पे कर सकेंगे, उन सभी को देखने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे हम 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं, एक होता है करेंट रेशियो, एक होता है क्विक रेशियो। ठीक है, फिर सेकेंड है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो देखो, जिस तरीके से लिक्विडिटी रेशियो में हमने ये देखा कि कंपनी ये मेजर करती है कि क्या वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को टाइम पर पे कर पाएगी, वही लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में कंपनी ये मेजर करती है, कंपनी ये कैलकुलेट करती है कि क्या वो कंपनी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को, यानी कि जो सालों भर के लिए जो कर्ज हैं उन्हें वो टाइम पर पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसलिए वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो हमारा लिक्विडिटी रेशियो होता था वो होता था शॉर्ट टर्म इन नेचर, लेकिन जो हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होता है वो होता है लॉन्ग टर्म इन नेचर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों क्वेश्चन तो मतलब उल्टे उल्टे थे, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 है एक्टिविटी और टर्नओवर और परफॉर्मेंस रेशियो। तो आप एक्टिविटी रेशियो कह सकते हो इसे,
टर्नओवर रेशियो कह सकते हो इसे, और या फिर आप इसे कह सकते हो परफॉर्मेंस रेशियो। और आप ये इसलिए कर सकते हो, आप इन सभी को इस नाम से इसलिए जाने जा सकते हो क्योंकि यहाँ पे हम ये मेजर करते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज है उससे हम सही तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसे मेजर करने के लिए, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम टर्नओवर रेशियो को या यूँ कह लो परफॉर्मेंस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम स्टॉक रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इन सभी को कैलकुलेट करते हैं, मतलब इन सभी का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो प्रॉफिट में जा पा रही है या नहीं जा पा रही है, वो अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पा रही है नहीं कर पा रही है। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को देखने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को देखने के लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम सेल्स और एसेट जो होते हैं उनके बीच के रिलेशन को कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें पता चल पाता है कि हमारा जो कंपनी है वो कितने प्रॉफिट को अर्न कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को मेजर करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर आप इसे अगर देख लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा टर्म है। देखो, क्वेश्चन है कि गिव द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्लासीफाई अकाउंटिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट फॉर्म विच दे आर कैलकुलेटेड। तो देखो, मैंने आपको बता रखा है कि कंपनी जो होते हैं वो दो चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं, एक होता है इनकम स्टेटमेंट और एक होता है बैलेंस शीट। तो अगर हम बैलेंस शीट के जितने आइटम्स होते हैं उनके बीच के रेशियो को कैलकुलेट करें तो वो सिंपली हम उसे कह सकते हैं बैलेंस शीट रेशियो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इनकम स्टेटमेंट के जितने आइटम्स हैं उनके बीच के रेशियो को कैलकुलेट करें तो सिंपली हम उसे कह सकते हैं इनकम स्टेटमेंट रेशियो। इसके अलावा अगर हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट इन दोनों के आइटम्स को कंबाइंड फॉर्म में, कंपोजिट फॉर्म में यानी कि मिक्स्ड फॉर्म में अगर हम उनके रेशियोज को कैलकुलेट करें तो सिंपली उसे हम कह सकते हैं कंपोजिट और मिक्स्ड रेशियोज। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो अकाउंटिंग रेशियो 3 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है इनकम स्टेटमेंट रेशियो, जहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स के बीच के रिलेशन को, उसके रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। एक होता है बैलेंस शीट रेशियो, जहाँ पे हम बैलेंस शीट के आइटम्स के रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। और एक होता है कंपोजिट और मिक्स्ड रेशियो, जहाँ पे हम जो हमारे इनकम स्टेटमेंट है और जो बैलेंस, इन दोनों के आइटम्स की रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी रेशियो, राइट द ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस ऑफ कैलकुलेटिंग लिक्विडिटी रेशियो। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लिक्विडिटी रेशियो हम उस रेशियो को कहते हैं जहाँ पे हम इसलिए इसे कैलकुलेट ही करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जो कंपनी है वो शॉर्ट टर्म एप्लीकेशंस को टाइम पर पैसे दे सकती है या नहीं दे सकती। मतलब एक कंपनी के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए, उसे जानने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियो को प्रिपेयर करते हैं। और लिक्विडिटी रेशियो में हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा रेशियो और एक होता है हमारा क्विक रेशियो। अब करेंट रेशियो को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो करेंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम करेंट एसेट को डिवाइड कर देते हैं करेंट लायबिलिटी से। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें क्विक रेशियो को कैलकुलेट करना है, याद रखना फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में फॉर्मूले में आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे अच्छे से याद रखना। जब हम करेंट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हम करेंट एसेट को डिवाइड कर देते हैं करेंट लायबिलिटी से। इसके अलावा अगर हम क्विक रेशियो को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हम क्विक एसेट को डिवाइड कर देते हैं करेंट लायबिलिटी से। ठीक है, तो फिर हमारा जो करेंट रेशियो है और जो हमारा क्विक रेशियो है, ये दोनों निकल कर आ जाता है और इसकी हेल्प से, इसके थ्रू हम लिक्विडिटी रेशियो को कैलकुलेट। अब देखो, आपके एग्जाम में शॉर्ट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि करेंट रेशियो और क्विक रेशियो, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो आप सिंपली आंसर कर सकते हो कि जो हमारा करेंट एसेट होता है वहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन दोनों को करेंट एसेट में शामिल करते हैं। करेंट रेशियो में हम करेंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन दोनों को शामिल करते हैं और इसके बाद हम जब डिवाइड कर देते हैं करेंट एसेट को करेंट लायबिलिटी से तो हमारा करेंट रेशियो निकल कर आ जाता है। लेकिन अगर हम क्विक रेशियो की बात करें तो क्विक रेशियो में, क्विक एसेट में हम क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन दोनों को कंसीडर नहीं करते, इन दोनों को हम लोग शामिल नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते और इसके बिना ही हम कैलकुलेट करते हैं क्विक रेशियो को। ठीक है, और इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एन आइडियल क्विक रेशियो और एन आइडियल करेंट रेशियो। तो एक आइडियल करेंट रेशियो होता है 2:1 का। इसका मतलब ये हुआ करेंट एसेट की वैल्यू 2 होनी चाहिए और करेंट लायबिलिटी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। वही एन आइडियल क्विक रेशियो इज 1:1, यानी कि क्विक एसेट और करेंट लायबिलिटी, इन दोनों की वैल्यू समान होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। 2:1 क्या हुआ, 1:1 क्या हुआ। करेंट एसेट की जो आइडियल क्विक रेशियो है, करेंट एसेट की जो आइडियल रेशियो है वो होता है 2:1 का,
लेकिन क्विक रेशियो की जो आइडियल क्विक रेशियो है वो होता है 1:1 का। अब फॉर्मूला क्या होता है इन दोनों का, तो एक्सट्रीमली सॉरी मैंने यहाँ पे गलत टाइप कर दिया है, ठीक है। देखो जो फार्मूला होता है करंट रेशियो का वो होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी, लेकिन जो फार्मूला होता है क्विक रेशियो का वो होता है करंट एसेट या यूँ कह लो लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। तो इन तीन दोनों के बीच ये 3 डिफरेंस होता है, इससे आप शॉर्ट आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो आपके 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। बस आप एसेट्स को लायबिलिटी कर लेना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट एसेट नहीं होगा, करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू मीन बाई सॉल्वेंसी रेशियोज, नेम द वेरियस सॉल्वेंसी रेशियो। तो देखो सॉल्वेंसी रेशियो को हम इसलिए कैलकुलेट करते, इसलिए मेजर करते ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म डेप्टर्स को, यानी कि वैसे डेप्टर्स जिन्हें हमें सालों बाद पैसे देने, उन्हें हम टाइम पर पैसे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। एक कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए हम सॉल्वेंसी रेशियोज़ को मेजर करते हैं। और सॉल्वेंसी रेशियोज़ में जिन इंपॉर्टेंट रेशियोज़ का हम यूज़ करते हैं वो होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। अब इन तीनों का क्या फार्मूला होता है ये हम लास्ट में ही कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी आपको बस ये जानना था सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, शॉर्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज मीन बाई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और इसलिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी जो बिज़नेस है वो उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, वो कितने प्रॉफिट को अर्न कर पा सकती है। वो बिज़नेस के ग्रोथ के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक कंपनी के एफिशिएंट मैनेजमेंट को भी उसकी प्रॉफिट प्रदर्शित करती है। इसलिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, और इसे हम यहाँ पे प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड, अब ये क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड वाला, इसके फॉर्मूले को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इनके बीच की रिलेशनशिप को हम यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक्टिविटी रेशियो क्या होता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक्टिविटी रेशियो का, तो मैंने आपको बता दिया। एक्टिविटी रेशियो कह लो या टर्नओवर रेशियो कह लो या परफॉर्मेंस रेशियो कह लो, ये तीनों एक ही होते हैं। इनका मतलब ये हुआ कि हम इसे इसलिए कैलकुलेट ही करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी जो कंपनी है उसके जो रिसोर्सेज हैं उनका हम कैसे मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। ये जानने के लिए, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जानने के लिए हम एक्टिविटी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न होता है एक्टिविटी रेशियो को कैलकुलेट करने का। अब आपको ये पता चल चुका होगा कि एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, टर्नओवर रेशियो क्या होता है, परफॉर्मेंस रेशियो क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, इसके अलावा लिक्विड रेशियो क्या होता है, करेंट रेशियो क्या होता है। मतलब ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप इस फॉर्मेट को देख सकते हो, यहाँ पे एनालिसिस ऑफ P&L अकाउंट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956। तो एट द एंड हमें इस फॉर्मेट में ये पता चल जाएगा कि हम जो डिविडेंड पे करते हैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बस इतना ही नहीं पता चलना, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने को मिलेगी। जैसे आप नेट सेल किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो नेट सेल को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप ग्रॉस सेल को क्या करोगे, माइनस कर दोगे सेल्स रिटर्न से। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ग्रॉस सेल तो पता होगा आपको, अगर हम कैश सेल और क्रेडिट सेल इन दोनों को ऐड कर दें तो वो कहलाता है हमारा ग्रॉस सेल। अब ये तो हमने 11th में ही पढ़ रखा। इसके अलावा सेल्स रिटर्न क्या होता है, तो अगर मैंने मान के चलो अपने आइटम को बेच दिया, ठीक है, अपने कस्टमर के बीच, और जो कस्टमर है, कुछ कस्टमर ने हमें उस आइटम को वापस लौटा दिया, तो जो हमारा ग्रॉस सेल था वो हुआ जितने हमने बेच दिया, जितने हमने कस्टमर को दे दिया। और हमारा जो नेट सेल होगा वो अगर हम माइनस कर देंगे उन चीज़ों को, उन आइटम्स को जो कस्टमर ने हमें वापस लौटा दिया था। यानी कि जब हम ग्रॉस सेल से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न को, सेल्स इनवार्ड को, तो हमारा नेट सेल निकल कर आ जाता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है नेट सेल का। इसके अलावा अगर हम नेट सेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। मतलब जितने गुड्स को हमने बेचा उसका जो कॉस्ट था उसे माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अब जितने भी टर्म्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, तो ऑफिस एक्सपेंसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, जितने भी इस तरह के मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने में जो एक्सपेंसेज होते हैं वो कहलाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज क्या होता है, तो जैसे लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, मतलब अगर कंपनी में चोरी हो गया, मतलब जितने भी नॉन ऑपरेटिंग टाइप के एक्सपेंसेज होते हैं सिंपली वो कहलाते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हम माइनस कर दें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को तो हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। इसके अलावा अगर हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को माइनस करके नॉन ऑपरेटिंग इनकम को और अदर इनकम को ऐड कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल कर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके बाद हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे
लॉन्ग टर्म लोन्स जो थे जैसे डिबेंचर्स वगैरह हो गए, इन सभी को हम पे कर देते हैं। तो पे करने के बाद हम क्या करेंगे, इन सभी को लेस कर देंगे क्योंकि पैसे हमारे से जा रहे हैं। तो इन सभी को जब हम लेस कर देंगे तो हमारा निकल कर आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स को देने से पहले हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। इसके अलावा हम लेस कर देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स और इनकम टैक्स, तो जो हम पहले से ही प्रोविजन बना देते हैं इनकम टैक्स वगैरह के लिए, तो उन सभी को भी हम लेस कर देते हैं। तो हमारा निकल कर आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बिफोर डिविडेंड। हालांकि इन 3-4 फॉर्मूले को आपको उतना भी ज़्यादा फोकस नहीं करना, आप इन तीनों को नहीं भी पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जैसे आप लोन को पे कर देते हो, आप डिबेंचर को पे कर देते हो, तो इन सभी को आप लेस कर देते हो, मतलब सिस्टमेटिक वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा आप क्या करते हो, आप लेस कर देते हो जितनी बिजनेस ने प्रॉफिट को रिटेन किया, मतलब बिजनेस में रखा, उन सभी को लेस करने के बाद फाइनली आपके पास ये निकल कर आ जाता है कि हम जो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें कितने डिविडेंड को पे करेंगे। और आपको पता ही होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने के पहले ही हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे पे कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे पे कर देंगे और इसके बाद हम ये देख लेंगे कि हमें कितने पैसे रखने हैं फर्म में, और फर्म में जितने प्रॉफिट को हम रिटर्न कर लेंगे उसके बाद जो हमारा फाइनल वैल्यू निकलेगा वो कहलाता है हमारा डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसके अलावा मच नीडेड फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जैसे नेट सेल क्या होता है, तो टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा नेट सेल। इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, तो नेट सेल से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, मतलब जो मैंने आपको उस फॉर्मेट में दिखाया था उस तरीके से आप कई सारे फॉर्मूले को क्रिएट भी कर सकते हो। और कुछ न्यू फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है, इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो फॉर्मूले हैं आप पढ़ सकते हो, अगर आपके पास टाइम है इनफ तो आप पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा हम ये देखने वाले हैं कि अब हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और ये होता है फॉर्मेट P&L अकाउंट का। फॉर्मेट ऑफ P&L अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 के तहत हम P&L अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है ये हम देखने वाले हैं। तो इस तरीके का फॉर्मेट होता है, जितने भी रेवेन्यू हमें मिलते हैं अपने कार्य से, अपने ऑपरेशन से, वो हम सबसे पहले शो करते हैं, फिर हम और जितने भी इनकम होते हैं एक्स्ट्रा उन सभी को ऐड कर देते हैं, तो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल कर आ जाता है। फिर हम लेस कर देते हैं, कुछ भी जो छोटे मोटे एक्सपेंसेज होते हैं उन्हें माइनस कर देते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आ जाता है। इसके अलावा हम जब इनकम टैक्स को माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो उसका क्या फॉर्मेट होता है, तो ये सारे को आपने पहले ही प्रिपेयर कर लिया होगा, अगर ना भी प्रिपेयर किया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन सभी को एक बार देख लो, आप रिवाइज कर लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। पुरानी यादों को ताज़ा कर लो, जैसे आप देख लो कि एसेट्स के हेड में हम क्या क्या शो करते हैं, हम नॉन करेंट एसेट को शो करते हैं, इसके अलावा करेंट एसेट को करते हैं, और इस तरीके से हम अपने टोटल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्या होता है फॉर्मेट बैलेंस शीट का, क्या होता है P&L अकाउंट का, ये सारी चीज़ें मैंने आपको शो कर दी। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि हम शेयर होल्डर्स फंड को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे जो कुछ भी दिया हुआ है आप पढ़ सकते हो, मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट करना नहीं चाहता, आप सभी को देख सकते हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिए हुए हैं। आप P&L अकाउंट का जो भी वैल्यू निकला था उसे ऐड कर देते हो, इसके अलावा जितने भी कैपिटल रिजर्व थे, जनरल रिजर्व थे, सिक्योरिटी प्रीमियम थे, उन सभी को ऐड कर देते हो, और फिर क्या करते हो आप जो शेयर को इशू करे थे डिस्काउंट में उस वैल्यू को माइनस कर दोगे, जितने भी एक्सपेंसेज हुए थे उन सभी को माइनस कर दोगे। इस तरीके से आपका जो शेयर होल्डर्स फंड होता है वो आपका निकल कर आ जाता है, आपका नेटवर्थ निकल कर आ जाता है, ठीक है। फिर कुछ फॉर्मूले होते हैं छोटे मोटे, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिप्ट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। इस फॉर्मूले को भी आप देख सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। इसके अलावा बैलेंस शीट को आप किस तरीके से एनालाइज करते हो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे करेंट एसेट्स के हेड में हम क्या कुछ शो करेंगे, इसके अलावा हमारा लिक्विड एसेट निकल कर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉक को ऐड करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, तो हमारा करंट एसेट निकल कर आ जाता है। जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको डिफरेंस में बताया था, करंट एसेट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस इन दोनों को करंट एसेट में ऐड करते हैं, और इसके बाद जब हम करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारा करंट रेशियो निकल कर आता है। लेकिन वही अगर हम बात करें लिक्विड रेशियो की, तो लिक्विड रेशियो में हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेज इन दोनों को कंसीडर नहीं करते, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करते। याद करो आपने, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, जब मैंने आपको लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आपको बताया था, तो ठीक है। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों को, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, सन्ड्री डेब्टर्स, इन सभी को हम यहाँ पे शो करते हैं। इन सभी को पहले हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर हमारा लिक्विड एसेट निकल कर आता है। फिर लिक्विड एसेट में हम दो चीज़ों को ऐड करते हैं, एक होता है हमारा स्टॉक, एक होता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा जो टोटल करंट एसेट होता है वो निकल कर आ जाता है, ठीक है। सेम उसी वे में हम करंट लायबिलिटी में क्या कुछ शो करते हैं, हम शो करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स को, बिल पेएबल को, मतलब जितने भी हमारे करंट लायबिलिटीज होते हैं, जो छोटे मोटे लायबिलिटीज होते हैं उन सभी को हम यहाँ पे शो करते हैं, और इस तरीके से हमारा टोटल करंट लायबिलिटी निकल कर आ जाता है।
अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो देखो अगर हम टोटल करेंट एसेट से माइनस कर दे टोटल करेंट लायबिलिटी को तो हमारा वर्किंग कैपिटल निकल कर आ जाता है। यहाँ पे ए माइनस बी का मतलब ये हुआ कि ए हमने देखा था हमारा टोटल करेंट एसेट था और बी हमारा है टोटल करेंट लायबिलिटी। तो अगर हम टोटल करेंट एसेट को माइनस कर दें टोटल करेंट लायबिलिटी से तो हमारा वर्किंग कैपिटल निकल कर आ जाता है। वही अगर हम बात करें कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो अगर हम वर्किंग कैपिटल में ऐड कर देते हैं फिक्स्ड एसेट को, वर्किंग कैपिटल में फिक्स्ड एसेट को ऐड करने पर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी के फॉर्मूले को देख सकते हो। फिर इसके बाद हमारा निकल कर आ जाता है इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड और प्रोप्राइटर्स। तो इस तरीके से इससे आपके कई सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि करेंट एसेट का क्या फार्मूला होता है, तो आप सिंपली आंसर कर सकते हो कि अगर हम लिक्विड एसेट में स्टॉक को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को ऐड कर दें तो हमारा करेंट एसेट निकल कर आ जाएगा। वही अगर हम आपसे ये पूछे कि लिक्विड एसेट को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप सिंपली मुझे बोल दोगे कि अगर हम करेंट एसेट में माइनस कर दें स्टॉक को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो हम लिक्विड एसेट निकाल कर ले आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो कुछ मैंने आपको बता दिया इससे आप खुद से फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो वर्किंग कैपिटल आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, तो करंट एसेट से माइनस कर दोगे करंट लायबिलिटी को, आपका वर्किंग कैपिटल निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से करंट लायबिलिटी में क्या करोगे, करंट एसेट से माइनस कर देंगे वर्किंग कैपिटल को, तो आपका करंट लायबिलिटी निकल कर आ जाएगा। तो ये सारे छोटे मोटे फॉर्मूले बन जाते हैं। आप इसी सिंपली एग्जाम्पल के तौर पर भी आप अगर आप देखोगे, एग्जाम्पल लेकर देखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको इन्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप देख सकते हो इन सारे फॉर्मूले को। और मैंने आपको जो बताया था लिक्विडिटी रेशियो में आपको एक इंक्लूड करना था, दो रेशियो को हम यूज करते हैं, एक होता है करंट रेशियो का, एक होता है लिक्विड रेशियो का। तो देखो लिक्विडिटी रेशियो में जो हमारा करंट रेशियो होता है, लिक्विड रेशियो होता है, इन दोनों का आंसर हम रेशियो में ही शो करते हैं। और इनका फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बता रखा था, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। इसके अलावा लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। अब उसी तरीके से अगर हम बात करें सॉल्वेंसी रेशियो की, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम तीन चीजों को कंसिडर करते हैं, तीन रेशियो को कंसिडर करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं इसके फॉर्मूले को लास्ट में देखने वाला हूँ। तो देखो जो हमारा डेब्ट इक्विटी से होता है, यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म डेब्ट या कह लो लॉन्ग टर्म लोन इसे डिवाइड कर देते हैं शेयर होल्डर्स फंड से, तो हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो निकल कर आ जाता है। अब आप ये कह सकते हो कि सर देखो ये तो आपने मुझे फॉर्मूले बता रखे, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो देखो आप अपने आइडिया को, अपने इनोवेशन को आप खुद से मतलब कुछ सीख लो। आप ये देख लो कि यहाँ पे आप एग्जाम में इस तरीके से सर कर सकते हो कि डेब्ट इक्विटी रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड शेयर होल्डर्स फंड, and when long term debt is divided by shareholders fund then we can calculate the debt equity ratio। तो आप खुद से मतलब सब चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर इसके फॉर्मूले को जानते हो तो आप इसे इजीली आंसर कर सकते हो। फिर आप ये बताओगे फॉर्मुलेटिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो इज, फिर आप इसे शो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एग्जाम में शो कर सकते हो। आपको मतलब 50 चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, फॉर्मूले क्लियर रहेंगे, तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि हम सॉल्वेंसी रेशियो के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम टाइम्स में शो करते हैं। जैसे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है COGS और नेट सेल डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा। ठीक है, हम लिक्विडिटी रेशियो में चीजों को रेशियो में शो करते थे, लेकिन यहाँ पे हम चीजों को टाइम्स में शो करते हैं। फिर वही अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की, तो इसमें देखो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इन चीज़ों को आप कैलकुलेट करते हो। कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पे हम टोटल एसेट्स को डिवाइड कर देंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट से, तो हमारा टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो मिलकर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और हालांकि फॉर्मूले आपको ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते बिहार बोर्ड के एग्जाम में। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अर्निंग पर शेयर का क्या फॉर्मूला होता है, डिविडेंड पर शेयर का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इन सभी फॉर्मूले को आप स्किप कर सकते हो। जो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया कि हमारा जो सॉल्वेंसी रेशियो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया कि हमारा जो लिक्विड रेशियो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है। ये तीन आपने क्लियर कर लिए, बस आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। इन सभी पॉइंट्स को आप स्किप भी कर सकते हो, इन सभी फॉर्मूले को आप स्किप भी कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर से आपके इस चैप्टर की कंप्लीट रिवीजन हो चुकी होगी। और कंप्लीट रिवीजन के लिए मैंने इन फॉर्मूले को भी यहाँ पे शामिल किया ताकि जो बच्चे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, TS क्लियर की बुक को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट चीज़ों को उन्होंने पढ़ रखा और CA फाउंडेशन क्लियर करना चाहते हैं, तो उन्हें इन फॉर्मूलेस के बारे में अच्छे से पता होगा। और अगर हम बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, मतलब जो ये फॉर्मूले आपको इस पेज में दिख रहे हैं वो पूछे नहीं जाएंगे, तो इन्हें आप स्किप भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद रेशियो एनालिसिस का कंप्लीट चैप्टर आपका पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। और इसके अलावा पिछली वीडियो में बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की वीडियो को आपने अपलोड नहीं किया, तो देखो कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी, कुछ मतलब वो जो फाइल था वो
वो करेक्ट हो चुका था। तो मैं कोशिश कर दूंगा कि पहले इस वीडियो को अपलोड कर दूं और उसके बाद या तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद या कैश फ्लो स्टेटमेंट के पहले ही मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा। मतलब वीडियो को फिर से शूट करना पड़ जाएगा क्योंकि वो जो फाइल था वो करेक्ट हो चुका था। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर से शूट करने के बाद मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।